हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का काफ़ी विस्तारित विश्लेषण के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्ध्वपातिज पदार्थ का नाम। तो ऊर्ध्वपातिज पदार्थ का नाम आपको बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, तो आपको ये सब नाम जो मैं बता रहा हूँ आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या रखना है? कपूर हो जाएगा। फिर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड Cl क्लोराइड हो गया। और उसके बाद में आपको याद रखना है नवसादर। क्या रखना है? नवसादर याद रखना है। फिर आपको याद रखना है नवसादर हो गया। और आपको क्या याद रख लेना है? नेप्थलीन की गोली, यानी नेप्थलीन आपको याद रखना है। फिर आयोडीन की गोली याद रखना है। तो ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दे देगा कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नवसादर, इनमें से कौन ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है? डी में ऑप्शन दे देगा ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। तो आपको देख लेना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और चलिए, अच्छा, एक होता है वाष्पीकरण। दोस्तों, वाष्पीकरण किसको कहते हैं? जब कोई ठोस वाष्प में बदल जाए, ठोस अगर वाष्प यानी गैस में बदल जाए तो हम लोग उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अच्छा, एक होता है हिमीकरण। हिमीकरण क्या होता है कि ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना कहेगा क्या कहलाता है? तो हिमीकरण कहलाता है। जैसे बर्फ को हम लोग कहते हैं हिम। जब बर्फ होता है, बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और बर्फ जो होता है दोस्तों क्या होता है? ठोस होता है। और ये द्रव में कुछ देर के बाद में बर्फ को क्या करता है? गलने लगता है। तो ये क्या हो जाता है? द्रव में चेंज हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पेड़ व पौधा का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसी को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लिख देते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। चलिए, अब मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश का कितना प्रतिशत जरूरत पड़ता है? तो 1% प्रकाश का ही जरूरत पड़ता है। कितना? मात्र 1% प्रकाश का जरूरत पड़ता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। 1% प्रकाश का क्या होता है? जरूरत होता है। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो याद रखना कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यह केवल दिन में होता है। कब होता है? केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व मैं आपको बता देता हूँ क्या सब चीज़ आवश्यक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सब प्रश्न को, तो आपको हम बता देते हैं आवश्यक तत्व। दोस्तों, आवश्यक तत्व में आपको क्या सब याद रखना है? आवश्यक तत्व में आपको याद रखना है, एक नंबर में सबसे पहले आपको क्या रखना है कि सूर्य का प्रकाश इसको मोर देन इम्पोर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश याद रख लेना है। सूर्य का प्रकाश आपको याद रख लेना है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है जल याद रख लेना है। दूसरा नंबर क्या याद रख लेना है? जल याद रखना है, जो इसको जड़ से प्राप्त हो जाता है। जल कहाँ से प्राप्त कर लेता है? जड़ से प्राप्त कर लेता है। फिर तीसरा CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब भगवान की कृपा से धरती पर पर्याप्त मात्रा में बहुत पड़ल है। कुछ भगवानों दिया है, कुछ हम लोग भी फैला देते हैं पूरा कचरा से ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 इसको वातावरण से मिल जाता है। और चौथा जो होता है दोस्तों सूर्य का क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ये सब
के लिए आवश्यक तत्व है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से सूर्य का प्रकाश, जल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी और क्लोरोफिल, यही 4 तत्वों का आवश्यकता पड़ता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किस गैस का होना अनिवार्य है। दोस्तों फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में आपको याद रखना है CO2 का होना अनिवार्य है। जब तक CO2 नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा, आपको ये बात याद रखना है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हमको जल की प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का प्राप्ति ऑक्सीजन के टूटने से होता है। अब लोग फटाफट नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यकीन कीजिए आप अगर इस टाइप के प्रश्न को कर लेते हैं, आपको दुनिया में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी एग्जाम रहे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। और जल के टूटने से हमको किसका प्राप्ति हो जाती है? ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। या इसी को हम लोग चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी के नाम से हम लोग जानते हैं। या इसी को हम लोग मधुमेह कहते हैं। या इसी को हम लोग धीमी मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? धीमी मौत कहते हैं। ये सब किसका नाम है? तो ये सब चीनी का नाम है। तो यह किस मनुष्य में क्या पूछ रहा है, किसकी कमी से ये होता है? ये सब इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किसका होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इंसुलिन हार्मोन का कमी है तो उसको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म मतलब चमड़े को स्वस्थ रखता है, वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, विटामिन सी से मैं आपको बताता हूँ, यह खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये पहली बात तो आपको याद रखना है, ये खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। और विटामिन सी पूछेगा कि सर्वाधिक, सबसे अधिक किस में पाया जाता है? दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा दिए, मतलब सबसे अधिक। तो आपको बताना है कि आंवला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। इसलिए आंवला को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन सी का हाँ, आंवला को हम लोग कहते हैं आंवला का, हाँ, विटामिन सी का कटोरा हम लोग कहते हैं, आंवला को कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और विटामिन सी से आपको याद रखना है कि विटामिन सी को ताप बढ़ाने पर नष्ट हो जाता है। ताप बढ़ने पर कहेगा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ताप बढ़ने पर विटामिन सी जो होता है, ताप को अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? यह नष्ट हो जाएगा। आपको ये बात याद रखना है। ताप बढ़ने पर विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और हमारे शरीर में विटामिन सी मात्र 1 से 1.5 घंटा ही रहता है, उसके बाद में यह खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी से पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में कितना देर तक यह भंडारित रहता है? तो 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटा तक ही हमारे शरीर में यह रहता है। फिर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शराबी व्यक्ति के शरीर में कौन सा विटामिन का कमी होता है? तो आपको याद रखना कि यही विटामिन सी का कमी होता है। शराबी व्यक्ति के शरीर में, शराबी के शरीर में कौन सा विटामिन की कमी होता है? ये विटामिन सी का ही कमी होता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो याद रखना कि दूध में यही विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में ब्लड को यानी खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, अच्छा थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, याद आ गया तो बता देता हूँ। खून का जो शुद्धिकरण होता है कौन करता है? शरीर में खून का शुद्धिकरण करने का काम दोस्तों किसका होता है? किडनी का होता है। किसका होता है? किडनी का होता है। और आपका कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत यानी लीवर। किडनी और लीवर का यह काम होता है ब्लड को शुद्धिकरण करना, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। किसका किया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज पूछेगा कौन किया था, तो आपको क्या बता देना है कि न्यूटन चाचा ने किया था। और जेम्स वाट ने पूछेगा किसका खोज किया था? या भाप इंजन का खोज किया था। किसका किया था? भाप इंजन का खोज पूछेगा कौन किया था, तो आपको यही जेम्स वाट बताना है। और रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? रदरफोर्ड ने परमाणु के भीतर नाभिक होता है, तो इस नाभिक का खोज किया था। किसका खोज किया था? नाभिक का खोज किया था। कौन किया था? यही रदरफोर्ड ने किया था। आपको ये बात याद रखना है, नाभिक का खोज किया। और गैलीलियो ने किसका किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। किसका किया था? दूरबीन का खोज किया था। और दूरबीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं और भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछेगा कि बल्ब का खोज कौन किया? किसका? बल्ब का खोज कौन किया? तो दोस्तों बल्ब का जो खोज है, बल्ब का क्वेश्चन पूछेगा कि बल्ब का खोज कौन किया, तो बल्ब का खोज आपको बता देना है एडिसन। कौन किया? एडिसन चाचा ने किया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंखा का खोज कौन किया, तो याद रखना सबका पंखा चलता है, मेरा पंखा हिलता है, तो हिलता है से याद रख लेना है हीलर। पंखा का खोज कौन किया? हीलर किया। अगर पूछेगा कि टेलीविज़न का खोज कौन किया, टेलीविज़न का खोज कौन किया, तो याद रखना है टेलीविज़न का खोज दोस्तों कौन किया है? जे.एल. बेयर्ड। कौन किया है? जे.एल. बेयर्ड किया। टेलीविज़न का खोज किया था, जे.एल. बेयर्ड ने किया। टेलीफोन का खोज कहेगा कौन किया, तो टेलीफोन का जो खोज किया था कौन किया था? हेलो। कौन किया था? कौन किया था टेलीफोन का खोज? ग्राहम बेल। कौन किया था? ग्राहम बेल। और ये ग्राहम बेल की पत्नी का नाम पूछेगा क्या था, तो आपको क्या बताना है? हेलो था। उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को जब फ़ोन का आविष्कार किया तो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया और बोला हेलो, तब से अभी तक क्या चल रहा है? हेलो चल रहा है। दरअसल इसकी पत्नी के नाम थी, अभी तक देखिए हेलो वर्ड गूंज ही रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न, काफ़ी डिस्कशन के साथ लाता रहता हूँ, तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ क्लास का पीडीएफ मैं आपको बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, वहां से आप जा करके पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा लिंक, जाइए उन लिंक पर क्लिक कीजिए, सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचिए। वहाँ पर जाने के बाद में बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब। अगर ऑप्शन में अंडवाहिनी नहीं रहता तो इंग्लिश में इसी को क्या कहता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, तो इसको ये बात याद रखना है। तो अंडवाहिनी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर एक क्या बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, निषेचन के दौरान दोस्तों क्या प्राप्त होता है? कोई लड्डू नहीं प्राप्त हो जाता है, बल्कि चुन्नू मुन्नू प्राप्त होता है। निषेचन के दौरान क्या हो जाता है? निषेचन के दौरान हमको संतान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? संतान की प्राप्ति होती है। अच्छा ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो आपको इथिलीन बताना है। क्या बताना है? इथिलीन। इसी को हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल पकाने वाला पादप हार्मोन पूछेगा कौन है, तो इथिलीन है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, पौधे को बढ़ाने वाला पादप हार्मोन पूछेगा, तो पौधे को बढ़ाने वाला बताइए फटाफट। पौधे को बढ़ाने वाला ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। आपको ये बात याद रखना है।
फूल खिलाने वाला पूछे तो जिब्रेलिन है। और एसिटिलीन यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए एसिटिलीन के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों वेल्डिंग करने में किया जाता है। वेल्डिंग करने में पूछेगा किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग करने में इसी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आपको याद रख लेना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बल का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का मात्रक होता है, क्या होता है? डायन भी होता है। क्या होता है? डायन भी होता है। तो न्यूटन बोलिए या डायन बोलिए, बात बराबरी है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये हर्ट्ज भैया किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज किसका मात्रक है? यह आवृत्ति का, किसका है? आवृत्ति का मात्रक पूछेगा क्या है, तो आपको क्या बता देना है? हर्ट्ज है। अच्छा, जूल किसका मात्रक है? तो जूल भैया ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक पूछेगा क्या होता है, तो जूल होता है। एक जूल बराबर, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर, बताओ बच्चों, एक जूल बराबर कितना होता है? तो आपको बताना है कि 4.2 कैलोरी होता है। कितना होता है? 4.2 कैलोरी होता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, पास्कल किसका मात्रक होता है? दोस्तों पास्कल जो है यह दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? यह दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ज्योति तीव्रता का पूछेगा क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडेला होगा। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए तो कुछ नहीं, पानी जरूर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है भैया? पानी बनता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट है। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में जाने। हाइड्रोजन का अगर खोज का बात किया जाए तो इसका खोज किया था कैवेंडिश ने। कौन किया था? कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। आपको ये बात याद रखना है। और हाइड्रोजन को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन कहेगा, हम लोग किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। और हाइड्रोजन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहेगा। पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व किसे कहते हैं? तो हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं। और हाइड्रोजन को दोस्तों हम लोग H+ प्रोटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? H+ प्रोटोन कहेगा, किसको कहा जाता है? तो H+ प्रोटोन हम लोग हाइड्रोजन को ही हम लोग कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करता है। तो उत्तर को हम लोग कहते हैं नॉर्थ, दक्षिण को कहते हैं साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो उत्तर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करती है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दोस्तों याद रखना है, वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। आपको ये बात याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया था? तो दोस्तों चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑस्ट्रेड ने। कौन किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। तो आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। काफ़ी शानदार, जानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न था। इसी तरह मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार, जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, एक बात बताने के लिए भूल गए, रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITI क्या बताना है? ITIHASKI इतिहास की DUNIYA इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।